वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आप और हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये टॉपिक वैसे तो देखा जाए फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स के सारे टॉपिक्स में यूज होने वाला है। यूनिट, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशंस की मेथड, ये सब थ्रू आउट द फिजिक्स हमेशा यूज होती आई है। यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट की नीड क्या होती है। जब चैप्टर की हम बात कर रहे होते हैं तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। तो मेजरमेंट की क्यों जरूरी है, इसका जवाब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक शोरूम के अंदर जाते हैं। शोरूम के अंदर जाके आप कहते हैं कि भैया मुझे शर्ट खरीदना है, पैंट खरीदना है। तो आप क्या कहते हैं कि सर 28 की वेस्ट है मेरी, मुझे पैंट दे दीजिए। ट्रायल लेते हैं। अगर आप सोचिए 28 की वेस्ट आपकी है और आपको उसने 48 का दे दिया तो क्या होगा? बोले सर पैंट थोड़ी होगी, जब पजामा होगा वो तो उस पर तो डोरा बांधना पड़ेगा सर पकड़ के। तो मेजरमेंट क्यों जरूरी है आप समझ गए होंगे। अब डॉक्टर मान लीजिए कोई डायग्नोज करना चाहता है किसी इवेंट को, वो थर्मोमीटर लगाता है, थर्मोमीटर आपके माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और उसके बाद में टेम्परेचर मिलता है 106। थर्मोमीटर खराब था, डॉक्टर को प्रॉब्लम नहीं थी, डॉक्टर की आंखें भी सही थी, थर्मोमीटर खराब था, होना चाहिए मान लीजिए 98, 106 मिल रहा है, तो डॉक्टर क्या समझेगा? डॉक्टर समझेगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आप सोचिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ऐसा समझा डॉक्टर ने, उसके हिसाब से डायग्नोस हुआ, उसके हिसाब से इवेंट हुई, उसने उसी हिसाब से दवाई गोली दी आपको खाने के लिए, ट्रीटमेंट दिया। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है ट्रीटमेंट सही होगा क्या? तो ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और बात है कि मैं ऐसा समझाता हूं, मान लीजिए कि मेजरमेंट और भी क्यों जरूरी है। आप किसी दुकान पे गए, शक्कर खरीदने के लिए गए, आपने कहा भैया 5 किलो शक्कर दे देना। उसका कांटा खराब हो रहा था, उसने शक्कर तोली 4 किलो 200 ग्राम। आप शक्कर को घर पे लेके आ गए, आपके घर पे भी कांटा था, आपने उससे तोला, 5 किलो की जगह पे 4 किलो 200 ग्राम निकला। अच्छा, आपके उस पर्सन के लिए आपके मन में क्या विचार आएंगे? बोले कुछ नहीं आएंगे सर, बैट लेके जाएंगे, धोके आ जाएंगे, उसको फोड़ डालेंगे। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे नहीं होंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे जान दो, जो हो गया सो हो गया। कुछ पेरेंट ऐसा कहेंगे, पता क्या कहेंगे कि भाई ठीक है अगली बार से ध्यान रखना, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं है, ही इज नॉट गुड पर्सन। मतलब किसी की ब्रांड वैल्यू को भी खराब करने का काम कर सकता है मेजरमेंट, इम्प्रॉपर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है, मेजरमेंट बहुत जरूरी है। मुझे पता है आप जब इस समय वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, होनी भी चाहिए। आप किसी के बारे में सही सोच, आप बोलते ना कई बार कि मैं उसके बारे में सोच रहा था, वैसा इंसान नहीं निकला, वो मेरा मेजरमेंट गलत हो गया। तो आप बेसिकली आप मेरा जजमेंट बोलते हैं, मेजरमेंट नहीं बोलते हैं ना, मेरा जजमेंट गलत हो गया। तो कुल मिला के बात वही है कि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उसके बिना डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकते हैं। तो मेजरमेंट की नीड क्या है? अब मेजरमेंट होता क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट क्या होता है। नीड ऑफ मेजरमेंट समझ में आ चुका, मेजरमेंट के बारे में समझते। तो मेजरमेंट का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, मतलब टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है कि मेजरमेंट हमेशा कंपैरिजन होता है किसी स्टैंडर्ड के साथ में, जो ऐसी यूनिट के स्टैंडर्ड के साथ में जिसे यूनिट कहा जाता है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। मुझे पूरा पता है कि जब मैंने रीड किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, चिंता ना करें, मुझे पता है बात कि आपको समझ में नहीं आया। बात अब मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए मैं कैसा कहता हूं, मैंने 3 बच्चे सामने आपके सामने खड़े कर दिए, 3 स्टूडेंट है, एक बहुत ऊंचा है, एक मॉडरेट और एक बहुत छोटा है। तो आप क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं ना कि एक बहुत लंबा है, एक मॉडरेट है और एक बहुत छोटा है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि एक कितना लंबा है, तो कितने का जवाब कैसे देंगे आप? अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको हाथ लगाया, टेम्परेचर चेक किया, आप बहुत हॉट है, बहुत गर्म है। आप हॉट का मतलब सही निकालना है ना, यहां पे हॉट का मीनिंग हॉट ही है, कुछ और हॉट मतलब समझ लेना। डॉक्टर ने देखा आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। अब डॉक्टर से आप पूछिए कितना महसूस हो रहा है, तो क्या डॉक्टर छू के बताता है टेम्परेचर कि हाँ 98? टच करके तो नहीं बताता ना कि 98। डेफिनेटली अगर हम सही जजमेंट चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर को बताने के लिए थर्मोमीटर चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि कौन कितना लंबा है, तो हमें यह चाहिए कि हम ये बात कर सके कि एक 3 मीटर का है, एक 5 फीट का है, एक 4 फीट का है, एक 3 फीट का है। फिट चाहिए हमको, बराबर है, हम रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो एक 3 मीटर का है, एक 5 मीटर का है, एक 6 मीटर का है। तो ये मीटर क्या है, ये मीटर क्या है, और कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये 6 क्या है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम एक फ्रूट का मास मेजर करना चाहते हैं, है ना। तो हमें
हम ये कहते हैं कि 500 ग्राम फ्रूट लेके आइए, 500 ग्राम लेके आइए, हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम लेके आइए। तो ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम ये किलोग्राम हो गया स्टैंडर्ड यूनिट। क्या हो गया? स्टैंडर्ड यूनिट, जिसे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है। और 1 हो गया आपके पास में मैग्नीट्यूड। तो हम अगर किसी मेजरमेंट को करना चाहते हैं तो मेजरमेंट का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। व्हेन वी कंपेयर विद सम स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। और दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट, जिसे पूरी जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। यूनिट मतलब द स्टैंडर्ड बाय विच वी कंपेयर आर कॉल्ड यूनिट्स। ऐसा स्टैंडर्ड जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे यूनिट कहा जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने किसी वायर की लेंथ को मेजर किया, 5 मीटर निकल कर आई। 5 मीटर निकल कर आई तो ये 5 जो है ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। और मीटर जो बताता है वो क्या बताता है? यूनिट बता देता है। 5 क्या बताता है? वापस देखिएगा, 5 बताता है मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या बताता है? तो मीटर यूनिट आपके सामने बताता है। अब देखिए इसका मतलब क्या। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, जो कि मैं आपसे अभी कह भी चुका था कि स्टैंडर्ड मेजर। और मैग्नीट्यूड का मतलब मैं बता चुका था कि जो उसके सामने रिप्रेजेंट होता है, जैसे 5 मीटर है तो उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कि 1 किलोमीटर की हम बात करते हैं, तो 1 यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट कर रहा है। 1 किलोमीटर को लिखते हैं 1000 मीटर, तो 1000 क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या कर रहा है? तो यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे एक नोटिसेबल पॉइंट है। मैं आपसे अगर पूछता हूं कि बताइए किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? मैं आपसे पूछता हूं किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? जवाब दो भाई, सभी लोग देख रहे हैं ना। किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? तो बोले किलोमीटर बड़ा होता है। छोटा कौन सा होता है? तो बोले मीटर छोटा होता है। तो देखो, छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट तो छोटा मैग्नीट्यूड, और छोटा यूनिट तो बड़ा मैग्नीट्यूड। वापस सुन लेना क्या कह रहा हूं मैं आपसे। क्या? बड़ा यूनिट तो छोटा मैग्नीट्यूड, छोटा यूनिट तो बड़ा मैग्नीट्यूड। इसलिए हम ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 बातों की जरूरत होती है। ये होता है n मतलब नंबर, और मतलब मैग्नीट्यूड, और ये u होता है मतलब यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर समझाना हो तो देखिए यहां पर मैं कह भी सकता हूं, यहां आप देख सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझाना हो तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ में यूनिट भी चाहिए। मैग्नीट्यूड है n, यूनिट है आपके पास में u। मैंने अभी कहा आपसे, जितनी बड़ी यूनिट है उतना छोटा मैग्नीट्यूड है। आप देख भी सकते हैं, यूनिट है किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट है मीटर तो मैग्नीट्यूड है 1000। तो जितनी बड़ी यूनिट है उतना छोटा यूनिट नंबर है, मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में बात ध्यान रखिएगा कि हम समझाएंगे तो 2 बातें होगी, मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। बड़ा यूनिट होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, छोटा यूनिट होगा तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। इसलिए ऐसे लिखा जाता है n इंटू यू, और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है। आप इसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, n1u1 दैट इज इक्वल टू n2u2, n1u1 दैट इज इक्वल टू n2u2। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों लिखा? देखो n और u को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपने n और u को यहां पे क्या किया? यहां से लिया, उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो n इंटू यू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। देखो n इंटू यू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। सो n1 मतलब मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, u1 मतलब फर्स्ट यूनिट सिस्टम, n2 का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड इन सेकंड यूनिट सिस्टम, और u2 का मतलब क्या? सेकंड यूनिट सिस्टम। तो देखो n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2। ये रहा n1, वापस देखना एरो से, ये रहा n1, कितना है n1? 1। u1 पहली यूनिट क्या है? किलोमीटर। n2 कितना है? 1000। u2 कितना है? मीटर। तो कुल मिला के बात तो एक ही है ना, वो है तो कुल मिला के वही, मतलब यूनिट चेंज करती थोड़ी यूनिट बदल जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड, जिसके बारे में मैं आपसे 3 बार कह चुका हूं अभी तक। नाउ हम बचपन से 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते आ रहे हैं। पहला सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं सीजीएस, दूसरा हम पढ़ रहे हैं एमकेएस, और तीसरा एफपीएस है। बेसिकली ईपीएस नहीं है, एफपीएस है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। वापस सुनिएगा, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम मतलब क्या? बोलिए, सीजीएस मतलब क्या? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब क्या है? ग्राम, और एस मतलब क्या है? सेकंड सिस्टम। एम मतलब क्या? मीटर, के मतलब क्या? किलोग्राम, और एस मतलब क्या? सेकंड सिस्टम। एफ मतलब क्या? फुट, पी मतलब क्या? पाउंड, और एस मतलब क्या? सेकंड सिस्टम। एक सिस्टम और होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, इन सब के बावजूद ऐसा ही सिस्टम कहा जाता है जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स कहा जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है बच्चों।
अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम क्या होता है? तो 1971 में 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट और मेजरमेंट पर, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि आप अलग अलग सिस्टम यूज मत करो, सब लोग कॉमन सिस्टम यूज करो, और उसी कॉमन सिस्टम को हम नाम दिया गया था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। देखिए यहां पे क्या था, कई जगह पे सीजीएस यूज होता था, कई जगह पे एमकेएस होता था, कई जगह पर एफपीएस होता था। तो इस पर्टिकुलर 1971 14 इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बोली गई क्या यूनिवर्सली ऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट शुड यूज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और वो क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह पे कॉमन एक्सेप्टेड सिस्टम जो सब जगह पे एक जैसा होता है। अब हम बात करते हैं एक और टर्म के बारे में, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप अंग्रेजी यूज करते हैं, अंग्रेजी बोले हाँ सर, इंग्लिश करते हैं सर, इंग्लिश में आपने पैराग्राफ समझाए, बोले हाँ सर। पैराग्राफ कैसे बनता है? पैराग्राफ कैसे बनता है? बोले सेंटेंस से। सेंटेंस कैसे बनते हैं? सेंटेंस कैसे बनते हैं? बोले सर स्पेलिंग से। स्पेलिंग कैसे बनती है? बोले सर स्पेलिंग जो बनता है वो लेटर से बनता है। लेटर जो बनता है बेसिकली उसका भी बेसिक क्या है? तो बेसिकली सर उसका अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट मतलब जो जानते हैं आप अंग्रेजी के लिए लिखने के लिए जरूरी होते हैं 26 होते हैं लेटर्स, अल्फाबेट्स, है ना। तो 26 अल्फाबेट से आप लेटर बना सकते हैं, लेटर से आप सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस से आप पैराग्राफ बना सकते हैं ना। तो अल्फाबेट्स आर फंडामेंटल, अल्फाबेट्स आर फंडामेंटल। अब नंबर सिस्टम जानते हैं, नंबर काउंटिंग जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं सर। किससे लिखी जाती है? बोले सर 10 नंबर से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी टोटल मिला के 10 न्यूमेरल हो गए। ये क्या है? ये है फंडामेंटल, जिसके बेस पे नंबर लिखे जाते हैं, नंबर के बेस पे काउंटिंग लिखी जाती है, और आज पूरा मैथमेटिक्स हम उस पे समझते हैं। सो फंडामेंटल मतलब जो किसी और पे डिपेंड ना करे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो मेजरमेंट पर किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। और फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या? ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। वापस सुनना, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है, या ऐसी क्वांटिटी जो मेजरमेंट के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या? वो यूनिट जो मेजर करने के लिए यूज की जाती है, कौन से मेजर, किसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स और उसका सिंबल। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ होती है, जिसका एसआई यूनिट मीटर होता है, सिंबल इसका मीटर होता है। दूसरा होता है आपके पास में मास, जिसे मेजर किस में किया जाता है? किलोग्राम में, और इसका सिंबल क्या होता है? केजी। तीसरा होता है आपके पास में टाइम, मेजर किस में किया जाता है? एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट्स में सेकंड, और सिंबल इसका एस होता है। टेम्परेचर मेजरमेंट एसआई यूनिट में जो होता है, एसआई यूनिट जो बताई जाती है केल्विन, सिंबल उसका कैपिटल के होता है। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर, एसआई यूनिट्स, और सिंबल ए लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला, जिसे लिखा जाता है सीडी। और एक और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, और सिंबल बताया जाता है मोल। तो भाई देखो, लेंथ तो आपने सुन रखा है, मास भी सुन रखा है, टाइम भी सुन रखा है, टेम्परेचर भी सुन रखा है, करंट भी घर में कहीं ना कहीं खा चुके हैं आप। करंट खाने का मतलब खा नहीं चुके, मतलब करंट झटका लग चुका है आपको कहीं ना कहीं, तो आप जानते हैं। हाँ, ये दो चीजें आपके लिए हो सकता है पहली बार सुनी गई हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला, है ना। तो मैं तो इसको ऐसे याद करवाता हूं कि ल्यूमिनस मतलब रिलेटेड टू लाइट। मैं क्या याद करवाता हूं, मेरा तरीका देखो याद कराने का कैसा है। ल्यूमिनस मतलब क्या है? रिलेटेड टू लाइट। अब लाइट कहां से आती है? कैंडल से आती है ना। अरे लाइट कहां से मिलती है? कैंडल से मिल सकती है ना। तो कैंडल लेके आ कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किलोग्राम, ग्राम, इस तरह से मास को मेजर किया जाता है ना। वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा तरीका होता है जो लार्ज क्वांटिटी के नंबर्स को बताने के लिए यूज किया जा रहा होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल। केमिस्ट्री में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में ये मोल कंसेप्ट बहुत ही काम का कंसेप्ट होता है। यहां पर फिजिक्स में बस जानना सफिशिएंट है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से बताया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से बताया जाता है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें से कौन सी यूनिट फंडामेंटल यूनिट नहीं है? किलोग्राम है, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है मेजरमेंट, और सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर के लिए है। तो वोल्ट फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वोल्ट इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। नाउ डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव यूनिट। डेराइव क्वांटिटीज एंड डेराइव यूनिट का मतलब भाई हमने ऐसे ही कहा
पहले फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और डिराइव का मतलब जैसे कि लेटर किस पे डिपेंड करता है, लेटर डिपेंड करता है अल्फाबेट पर, या कह लीजिए स्पेलिंग किस पे डिपेंड करती है, तो अल्फाबेट पे करती है, तो स्पेलिंग हो गया डेराइव यूनिट, डेराइव्ड मतलब जिसको हमने यूज करके बनाया है। तो डेराइव क्वांटिटीज का मतलब होता है, जैसे वेलोसिटी जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिफाइन की जाती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट यूज किया, आपने क्या यूज किया, डिस्प्लेसमेंट यूज किया मतलब आपने लेंथ यूज किया, टाइम यूज किया आपने सेकंड यूज किया, मतलब आपने दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की, आपने दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की, कौन कौन सी, लेंथ भी यूज किया और टाइम भी यूज किया। तो देखो बच्चों, यहां पर जब आप कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालते हो जो खुद के मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, जो खुद के मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, derived quantity. The physical quantity which depends on fundamental quantity for their measurement is called which quantity, derived quantity. अब जैसे वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है, मोमेंटम आप जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। अब देखो कुछ आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके डिराइव क्वांटिटी बनाई गई है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं आप, मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास में। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन आता है चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय सेकंड कर दोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला 9th क्लास में सीखा था, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इंपल्स क्या कहते हैं, इंपल्स भैया जब आपने किसी को थप्पड़ लगाया तो इंपल्स था, जब आपको गुस्सा आ गया था, आपने मारा पीटी की थी, आपने उठा के थप्पड़ मार दिया था, तो कैसे मारा था, आपने फोर्स लगाया था, ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के। अच्छा, लंबे टाइम तक के लिए थप्पड़ गाल पे रहता है क्या, बोले नहीं सर, छोटे टाइम के लिए रहता है। तो लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, जब कोई लार्ज फोर्स लग जाए स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए तो उसे इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो जो मोमेंटम का यूनिट होगा वही इंपल्स का यूनिट होगा। तो मोमेंटम का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अच्छा, फोर्स इक्वल टू हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है, सर बोले मास की यूनिट किलोग्राम होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होती है, तो एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखते हैं न्यूटन, ध्यान रखना बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखते हैं न्यूटन। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी 9-10 में पढ़ चुके हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं बच्चों, पास्कल। अच्छा, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को जूल कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी को भी मेजर किया जाता है जूल के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी को भी मेजर किया जाता है जूल के अंदर, हीट एनर्जी को भी यूज किया जाता है जूल के अंदर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क किस में मेजर किया गया था, चेक करो, वर्क मेजर किया गया था जूल के अंदर, वर्क मेजर किया गया था जूल के अंदर, जूल आ गया डब्ल्यू के प्लेस पे जूल, टाइम के प्लेस पे सेकंड, तो जूल पर सेकंड देख सकते हो आप। वर्क के लिए क्या होता है, देखो यहां पर वर्क के लिए क्या होता है, वर्क के लिए जूल होता है, टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड, ये रहा जूल, ये रहा सेकंड, जूल पर सेकंड WT वैट कहलाता है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास कितना होता है किलोग्राम, वॉल्यूम कितना होता है पर मीटर क्यूब, मास होता है किलोग्राम, वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, इसे लिखा जा सकता है डेंसिटी मास पर यूनिट, है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, करंट, ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले पे यूनिट बनाई जा सकती है, जो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करने वाला हूं बोर्ड पे, आई विल डिस्कस ऑन बोर्ड। देखिए, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी देयर आर सम अदर 2 क्वांटिटीज आल्सो, दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर दो और यूनिट होती है, दो फिजिकल क्वांटिटी और होती है, जिन्हें कहा जाता है प्लेन एंगल और दूसरा कहा जाता है सॉलिड एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल मतलब एंगल ऑन इन 2D पर, जैसे कागज पे आप सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के समय एंगल बनाते कि नहीं बनाते, ये देखो यहां पर, ये देखिए यहां पर O से B, यहां से यहां तक O से A, आपने इसके बीच में जो बनाया दैट इज इक्वल टू एंगल। सो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई, एंगल इज गिवन एज आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज गिवन एज आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ कितना है ds, रेडियस कितना है r, एंगल। अच्छा, यूनिट देखो, आर्क लेंथ की यूनिट मीटर, रेडियस की मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन के बारे में आगे बात करूंगा मैं। तो एंगल को मेजर किया जाता है, एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में और डिग्री में, एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में और डिग्री में।
अब देखो बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है प्लेन एंगल के बाद में, मैं सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल इन 3D, एंगल इन 2D क्या था, प्लेन एंगल, एंगल इन 3D समझते हैं। कभी आपने तरबूज खाया है, वाटरमेलन? हाँ बोले सर खाया है। कभी तरबूज को काटते देखा है जो पर्सन से खरीदते हो? बोले हाँ सर काटते हैं, छुरा लेते हैं, छुरा लेके तरबूज के अंदर ऐसा करते हैं, ऐसा करने के बाद में वो लाल गट्टा निकाल के बाहर देते हैं सर खाने के लिए। हाँ बिल्कुल देखा है ना। तो वो अंदर जो आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है ना, उसके अंदर जो बनने वाला एंगल है, उसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो खाली खाली भाग के अंदर, वो कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल है, एंगल इन 3D। समझ में आया? नहीं आया तो चलो शेंगदाने वाले की दुकान पे ले चलता हूं, चने फुटाने वाले की दुकान पे, नहीं हो तो आइसक्रीम की दुकान पे तो चलो, कम से कम आइसक्रीम खा लो थोड़ी देर। तो आइसक्रीम में आप देखते हैं कौन होता है, खाली वाला कौन? बोले सर हम कोन वाला आइसक्रीम नहीं खाते, हम तो डब्बा खाते हैं। अरे मैं डब्बा नहीं खिला रहा हूं तुमको, मैं कोन खिला रहा हूं। तो कोन देखा है, कोन के अंदर क्या होता है? कोन के अंदर बोले खाली स्पेस होता है, तो उसके अंदर जो एंगल बन रहा है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो देखो यहां पर ये बात आपको लिखी भी गई है, बताई भी गई है कि आइसक्रीम कोन के बारे में बात करें, मूंगफली वाला कोन के बारे में बात करें, तब उस केस के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एंगल इस तरह से बन रहा है, आपकी सर्फेसेस आपको यहां पर दी गई है इस तरह से सर्फेसेस, ये जो एंगल इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, ये जो बीच में एंगल टोटल फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है वो एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से बताया जाता है, इसे कहा जाता है एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसे मेजर किस में किया जाता है? एंगल को रेडियन में मेजर किया गया था, एंगल को किस में मेजर किया गया था? रेडियन में। इसे किस में मेजर किया जाता है? स्टेरेडियन के अंदर मेजर किया जाता है। अच्छा सॉलिड एंगल, सोचो अगर सॉलिड एंगल स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया, सर बोले स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर कैंसिल। तो सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर की बात करें तो 4π होता है इसके लिए। ठीक है बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट हो चुकी है, ये वाला भी कंसेप्ट हो चुका है। सॉलिड एंगल पे क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए फॉर्म करूंगा, आई विल डिस्कस ना। न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए मैं अलग से एक वीडियो फॉर्म करूंगा बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पूरा अच्छे से समझ पाएं। भाई देखिए 2π रेडियन 360 डिग्री होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। बच्चों 2π रेडियन जो होता है ये याद रखिएगा, एंगल को मेजर करते हैं, 9th में भी सीखा था आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। 2π रेडियन 360 डिग्री होता है। अब 2π को अगर आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, तो ये पाई रेडियन आ जाता है, 360 डिवाइड बाय 2 180 आ जाता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल निकल कर आता है? तो 180 डिवाइड बाय पाई के इक्वल आता है। पाई की वैल्यू रखते हैं तो 57.297 डिग्री निकल कर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन फैक्टर है, याद रख लेना कि 1 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो 57.297 से मल्टीप्लाई करना। वैसे ही अगर आपको 1 डिग्री से निकालना हो तो पाई अपॉन 180 आ जाएगा, 1 डिग्री निकालना हो तो, क्योंकि यहां से क्या करोगे? डिवाइड बाय 180 कर दोगे, तो 3.145 डिवाइड बाय 180 आता है आपके पास 1.745 इंटू 10⁻²। ये भी बहुत काम की चीज है। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है। कितने मिनट होता है बेटा? 60 मिनट होता है। तो इसको भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। आप कन्वर्जन करोगे तो ये आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। कन्वर्जन करने के बाद 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, 1 मिनट 60। देखिए यहां पर क्या आ गया? 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकंड होता है। 1 मिनट कितने सेकंड होता है? देखो 1 मिनट 60 सेकंड, तो 1 सेकंड कितना आ जाता है? 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियन निकल कर आता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि जब हम यूनिट सिस्टम को बता रहे होते हैं, कन्वर्जन कर रहे होते हैं, एसआई सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, तो हम एसआई सिस्टम में कौन कौन से कन्वेंशन यूज करते हैं। तो एसआई सिस्टम में कैसे कन्वेंशन यूज किए जाते हैं उसको समझिए आप। सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है इसके सिंबल से। कभी भी फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर इवन इफ इट इज द नेम ऑफ आफ्टर द पर्सन। जैसे कि मान लीजिए हम 1 न्यूटन लिखते हैं, 1 जूल लिखते हैं, तो 1 न्यूटन और 1 जूल जब लिखते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन के बाद लिखते हैं मान लीजिए, तो साइंटिस्ट जैसे न्यूटन आपके पास में अवेलेबल है, जूल आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। देखो यहाँ पर ये न्यूटन छोटा और ये जूल। साइंटिस्ट के बाद, साइंटिस्ट एक्सपायर हो गया, उसके नाम पे रखी गई यूनिट है, तो न्यूटन में कैपिटल एन आ रहा है, उसके बाद में बाकी सब स्मॉल लेटर है। जूल में कैपिटल जे आ रहा है, उसके बाद में बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर आपके पास अवेलेबल है। नाउ किसी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लिया जाता किसी भी यूनिट का। जैसे फोर्स 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन, तो हम ऐसा नहीं लिखते 20 न्यूटनस, 20 न्यूटन्स, ऐसा नहीं लिखते बेटा। हम लिखते हैं 20 NS, लिखना गलत है। प्लूरल फॉर्म कभी नहीं लिखा जाता, वी नेवर राइट प्लूरल फॉर्म। 20 है तो भी न्यूटन ही लिख रहे हैं हम लोग। अब देखो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। जैसे कि 25 किलोग्राम लिखा आपने, तो बाद में कभी भी आप फुल स्टॉप लगा के नहीं लिखोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया आपने डॉट डॉट, ये गलत है।
वी विल नेवर राइट द फुल स्टॉप आफ्टर दैट। हाँ, अब हम बात और करते हैं। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज द रेशियो ऑफ रेशियो। जैसे कि मान लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने लिखा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं पुरानी जगह पे चल के आपको। एक्सेलरेशन की यूनिट हम किस तरह से लिख रहे थे, हमारे पास में ये रहा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने लिखा था चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड को हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था। तो यहां नोटिस करो बच्चों, हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बारे में बात की थी। हमने कभी भी मीटर कॉमा सेकंड की पावर -2 नहीं लिखा, या मीटर बाय सेकंड नहीं लिखा, है ना। तो हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। तो ये भी एक बात ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर यूज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अब देखो यहां पर ऐसा जूल पर केजी केल्विन, जैसे मान लो कोई यूनिट है, जैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं जूल पर केजी केल्विन, तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक को फुल लिख देंगे और बाकी को यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हम सिंबल यूज करेंगे तो सबके सिंबल यूज करेंगे, मतलब ये जे है तो जूल मतलब पूरा कैपिटल जे यूज किया है, किलोग्राम के तो सारे यूनिट्स यूज किए। हमने उसको एक जगह पे फुल फॉर्म कर दिया, फुल ओपन करके लिख दिया, बाकी जगह उसको पार्शियली लिख दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब वैसे ही अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। प्रीफिक्स सिंबल का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि इसका मतलब ये होता है, देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड लिखा, सेकंड के आगे एम लिखा, तो इसका मतलब मिली होता है। क्या होता है, एम का मतलब मिली होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है, यूनिट के पहले, सफिक्स उसके बाद में, प्रीफिक्स। अब जिसे इसे हमने पढ़ा कि 1 ms, ms मतलब मिली सेकंड, मिली मतलब 10⁻³ सेकंड, 10⁻³ सेकंड। ये है माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ये है नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁹ -6 सेकंड। देखो या हम ऐसा कभी नहीं लिखते, -6 सेकंड, तो -6 सेकंड मतलब 1 माइक्रो सेकंड, ठीक है। और इसको जैसे कि यहां पर मान लो 10⁻�6 सेकंड आपके पास में, तो 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं आप, बोले 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो -3 मतलब मिली मिली आ जाएगा। बेटा ये दोनों बातें मैं बोर्ड पे आपको जरूर बताऊंगा, जब मैं बोर्ड पे भी आऊंगा ना तो मैं आपको बात मेंशन कर दूंगा कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये दोनों बातें आप देखिएगा, बोर्ड पे मैं डिस्कस करूंगा। स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स। तो मीटर पर सेकंड की पावर -1 और ms। देखो यहां पर कैसा है, अगर मान लीजिए आप दो यूनिट को सेपरेटली बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे m/s है मीटर पर सेकंड, तो इसे आप ms-1, लेकिन ms-1 नहीं लिखना चाहिए इसको, ms-1, इसके बीच में हाइफन बताना चाहिए। हाइफन यहां पर भी आएगा बच्चों, हाइफन यहां पर भी आएगा, दिस विल बी द हाइफन, यहां पर हाइफन होगा, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा ms-1। अदरवाइज इसे कैसा पढ़ा जाएगा, मिली सेकंड पढ़ा जाएगा। बेटा क्या पढ़ा जाएगा, इसे मिली सेकंड पढ़ा जाएगा। तो चलिए थोड़े से प्रीफिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पे चलूंगा और कुछ बातें आपसे करूंगा। देखो सबसे पहले समझते हैं हम, सबसे पहले 10⁻1 जब होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे डेका कहते हैं, इसका सिंबल डी आता है। अच्छा 10⁻⁻2 को क्या लिखते हैं, 10⁻⁻2 को क्या लिखते हैं, 10⁻2 मतलब डेसी, इसे डी लिखा जाता है। अच्छा -1 होता तो क्या लिखते हैं, एक्चुअली में हमने उल्टा लिख दिया बेटा, 10⁻2 होता है तो इसे सेंटी लिखा जाता है, और -1 होता तो इसे डेसी लिखा जाता है बेटा, है ना। यहाँ -1 आएगा बेटा, यहाँ पे याद रखें, दिस विल बी -1, दिस विल बी -2। सेंटी के लिए -2 आता है, डेसी के लिए -1 आता है। मिली के लिए क्या आता है तो ध्यान से देखें, मिली के लिए आता है 10⁻3, माइक्रो के लिए आता है -6, नैनो के लिए आता है -9, पिको के लिए आता है -12, पिको 10⁻12, फेम्टो के लिए आता है -15, एटो के लिए आता है -18। चलो डेका हो गया, 10⁻2 होगा तो इसे हेक्टो पढ़ा जाएगा, 3 होगा तो किलो पढ़ा जाएगा, 6 होगा +6 तो मेगा पढ़ा जाएगा। मेगा, मेगा नहीं मेगा, मेगा ऑफर, सुनते कि नहीं सुनते आप, मेगा ऑफर। तो मेगा का मतलब वहां पर यही होता है, +9 होगा तो गीगा पढ़ा जाएगा। 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है तो टेरा पढ़ा जाएगा इसे। 12 के बाद 13 टेरा, 15 पीटा, 18 एक्सा, ये ध्यान रखिएगा। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, तो लाइट ईयर जो
ईयर मतलब सुन के लगता है टाइम की यूनिट होती है, लेकिन एक्चुअलिटी में डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर, ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ करने के बाद हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, इस पे यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।